हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बिहार विशेष में पटना कलम के बारे में चर्चा करेंगे। यह चर्चा करेंगे कि यह कैसे पनपा, किन लोगों के द्वारा इसे पनपाया गया, यानी कि बनने और बनवाने दोनों में योगदान दिया गया, और साथ ही इसके चरमोत्कर्ष स्थिति को देखेंगे और इसके अलावा इसके अवसान के भी स्थितियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसके अन्य उन कलाओं से जो बिहार में पनपे और आज तक अस्तित्व बनाए हुए हैं, उनसे एक संक्षेप में तुलना भी देखेंगे। इस पूरे सीरीज को हमने आगामी बिहार की जो परीक्षाएं होती हैं उस उद्देश्य से रखा है, पीटी और मेंस यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से। और साथ ही जो व्यूअर्स होते हैं जिन्हें अपने क्षेत्रों के बारे में या उन चीज़ों के बारे में जो इतिहास में घटनाएं घटित हो जाती हैं बारे में जो जानकारी रखने की अभिरुचि होती है, उनके लिए भी हमने इस पूरे वीडियो में मानक ग्रंथों से सारे डाटाओं को उठा के रखा है, ताकि जब आपको जानकारी उपलब्ध हो तो उसमें कहीं कोई क्या कह सकते हैं, ऐसी चीज़ उपलब्ध ना हो जो कन्फ्यूज़न पैदा करे। तो सबसे पहले देखते हैं, आखिर आपके मन में विचार आना चाहिए भी कि कला होती क्या है। कला का ऐसा कौन सा रूप है जिसे चित्रकला कहते हैं। जब आप मुख्य परीक्षा लिखने जाते हैं या जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता है कि कला किसे कहते हैं, चित्रकला क्या है, पेंटिंग्स क्या होती है, पेंटिंग्स और चित्रकला में क्या अंतर होता है, ललित कला और चित्रकला में क्या अंतर होता है। तो जब आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा संक्षेप में देख सकते हैं, देखना चाहिए, समझना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को समझते हैं तो फिर आप अन्य प्रकार से जो कलाओं के रूप उपलब्ध होते हैं या जिन्हें आपको पढ़ना और समझना पड़ता है, आप आराम से समझ सकते हैं, समझ जाएंगे और साथ ही परीक्षाओं में लिख भी पाएंगे। याद रखिए, मुख्य परीक्षा में लिखना एक प्रारंभिक परीक्षा में बैठ के उत्तर देना से बिल्कुल अलग और अभिन्न होता है। तो देखिए, कला की कोई परिभाषा आज तक सुस्पष्ट नहीं हो पाई है। भारतीय जो विचारक हैं उनके और पश्चिमी जो विचारक हैं उनके, और साथ ही आधुनिक जो विचारधारा, उसमें सभी में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। कला को यदि बोला जाए तो मानवीय कौशल, यानी कि मानव का कौशल कि जो क्या कह सकते हैं, प्रकटीकरण जिस विधा से होता है उसे कला कहा जाता है। यानी मानव अपने मन मस्तिष्क में शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो कौशल उत्पन्न करता है, जिस विधा में वो प्रकट करता है, उसे कला कहा जाता है। कोई लिखावट, किसी की लिखावट बहुत अच्छी होती है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है, कोई चित्र बहुत अच्छा बनाता है, कोई गाता बहुत है, कोई तबला बहुत अच्छा बजा सकता है। तो ये सब कला है जो पूरी तरह से कौशल पर निर्भर है। सब आदमी ये सब काम नहीं कर सकते। ये चीज़ें किसी में कहा जाता है कि जन्मजात होती हैं, कोई विकसित करते हैं, खैर ये अलग चीज़ है। अब उसी कला में एक चित्रकला होती है। चित्रकला का तात्पर्य ऐसी कला से है जहाँ पे मानव रेखाओं, रंगों और रूपों के द्वारा मानव के भावनाओं और स्थितियों का रूपन या क्या कह सकते हैं, ग्राफीकरण करता है। रूपन ही कहिए, रूपन करता है। यानी कि किसी भी दौर में जब कोई व्यक्ति तत्कालीन समय में या तत्कालीन क्या कहते हैं चीज़ों को, जिसमें राजाओं के चित्र, आम जनता के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, उन भौगोलिक रेखाओं का चित्र, जब कोई व्यक्ति रेखाओं, रंगों इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित करता है और उसमें अपने उन भावनाओं को भी प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिए, चित्रकला में सिर्फ आदमी चित्र ही नहीं बनाता है, उन मनोभावों को भी प्रकट करता है जो तत्कालीन समय में दौड़ते रहती हैं, समाज में रेंगते रहती हैं, चलते रहती हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो चित्रकला के अंतर्गत आती है। मैंने पहले भी बोला, ये इसकी कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं। आप जब भी परीक्षाओं में लिखने बैठें, शब्दों का समायोजन परिभाषा के लिए इस तरह से करें कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ चलो ये ठीक है, ये जानकार है। तो उसी चित्रकला में एक शैली थी पटना कलम। क्या था? पटना कलम। पटना कलम, कलम लिख दिए हैं क्या जी? नहीं, कलम है, ठीक है। पटना कलम, पटना कलम का तात्पर्य वैसा शैली या कलम से है जो पटना और उसके आसपास के इलाकों में विकसित हुआ। ये तो आप समझ रहे हैं इसके नाम से। लेकिन क्या पटना कलम का विकास पटना में हुआ या कहीं और हुआ था?
फिर ये कैसे हुआ, किन लोगों के द्वारा लाया गया, जब ये विकास क्रम में आगे बढ़ा तो कौन कौन से लोग इसमें जुड़े, और फिर आधुनिक तकनीक के आगमन के साथ ये कैसे खत्म हो गया, नष्ट हो गया, या ये कहिए कि काल के गाल में चला गया। तो इन सभी पहलुओं पर एक एक नज़र देखते हैं। और ये देखिए सारी चीज़ें जो हमने लिखा है वो क्या कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से लिखा है, ताकि आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी दिक्कत ना हो। और साथ ही इस प्रकार से लिखा है कि जब आप मुख्य परीक्षा लिखने जाएं तो तथ्यों को ध्यान रखें। देखिए मैं वैसा नहीं कहता हूं कि देखिए हम जो लिखे हैं वही आपको जाके लिख देना, नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए, शब्द आपके अपने होंगे तभी मुख्य परीक्षा में नंबर मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। देखिए कभी कभी बहुत पूछता है कि पटना कलम या पटना शैली का विकास कब हुआ और कब अंत कब हुआ, यानी कि इसका काल कब से कब तक था। तो पटना कलम का जो काल था 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक रहा। मुख्यतः माना जाता है कि 1750-60 से यह चला और 1915-20 तक ये कला रहा, मुख्यतः यही माना जाता है। हालांकि 1950 के बाद ये पूरी तरह से विलुप्त हो गया। 1950 के बाद ये पूरी तरह से विलुप्त हो गया। कैसे हो गया मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये ध्यान रखें कि 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक यह शैली अपने क्या कह सकते हैं अस्तित्व में रही। दूसरा, इस शैली के कलाकारों का इतिहास पटना कला के अंतिम उत्तराधिकारी प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद वर्मा से प्राप्त सूचनाओं पर लिखा गया है। देखिए ये जो जानकारी है हमने आपको इसलिए प्रोवाइड कराई ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इनके कलाकारों का जो इतिहास है वो कोई कहीं वर्णित इतिहासों से नहीं उठाया गया है, यानी कि आधुनिक इतिहास के भाषा में बोला जाए तो कोई निरपेक्ष इतिहास नहीं है जिस पर पूर्ण रूपेण भरोसा किया जा सके। ये पटना कलम के जो अंतिम क्या कह सकते हैं कलाकार थे या जो प्रोफेसर थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। यही पूछता भी है बीपीएससी में और बिहार दरोगा में बहुत बार पूछता भी है कि भाई पटना कलम के अंतिम चित्रकार कौन थे, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। और इन्हीं के द्वारा दिए गए सूचनाओं के आधार पर तत्कालीन बिहार सरकार ने पूरे चीज़ों का क्या कह सकते हैं वर्गीकरण किया और सूचनाओं को उपलब्ध कराया। हालांकि वो किताब में लिखा है कि सारी सूचनाएं जो हैं इन्हीं के द्वारा दिए गए तथ्यों और सामग्रियों पर आधारित है। अब आप कह सकते हैं कि छात्र ये जो इनके दिए गए सूचनाओं पर जब लिखा गया है तो उसको पुष्ट क्यों नहीं माना जा सकता है। देखिए इतिहास में किसी भी घटनाओं को पुष्ट तभी माना जाता है, ये पुष्ट का मतलब सबसे सही तभी माना जाता है जब उसके साक्ष्य हर जगह उपलब्ध होते हैं और सब एक दूसरे से टैली करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ही सिर्फ बोला जाए और सब जगह से टैली नहीं करे तो फिर उसे बहुत सही नहीं माना जाता है। हालांकि चूंकि ये जीवित व्यक्ति के द्वारा दिया गया है तो इसे गलत भी नहीं माना जा सकता। देखिए पटना कलम दिल्ली दरबार के अवसान होने पर मुर्शिदाबाद के रास्ते पटना आया एवं विकसित हुआ, यानी कि पटना कलम शैली चित्रकला की जो पटना कलम शैली थी वो दिल्ली में से मुर्शिदाबाद आया, मुर्शिदाबाद से पटना आया। मैंने शुरू में ही बोला था कि पटना कलम का विकास पटना में नहीं हुआ, इसका प्रारंभ यानी कि इसकी भ्रूण अवस्था जो थी वो मुर्शिदाबाद में थी। अब कहानी मुर्शिदाबाद की है क्या है वो समझ लीजिए। जब मुगलिया दरबार अपने क्या कह सकते हैं राजनीतिक उलझनों में बुरी तरह से उलझ गया, यानी कि औरंगजेब के दौर में जब मुगलिया दरबार पहुंची तो औरंगजेब क्या था, एक तो उसने ये न के प्राकरण नाना प्रकार के कुकर्म करके सत्ता प्राप्त किए थे और साथ ही उसने राजनीतिक रूप से भारत के सभी वर्गों को संतुष्ट रखने में असफलता पाई या असफल हो गया। अब उसके पूर्वजों का जितना भी किया धरा था वो सब गुड़ गोबर होने लगा। गुड़ गोबर होने का मतलब कि उसके पूर्वजों ने समाज के सभी वर्गों को सहयोग लिया और साथ में रखा, यानी कि सुलह कुल की नीति अपनाई रखी। इसने क्या किया कि अपने मानसिक और राजनीतिक उदंडता के कारण सबको नाराज कर दिया। हालांकि इसने वो कृत्य नहीं वैसा भी नहीं किया जिसके लिए बहुत ज्यादा उसको दोष दिया जा सके। स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिस पे पार पाना सभी के बस से बाहर की चीज होती है। जब इसके पास विकट स्थिति उत्पन्न हुई औरंगजेब के पास तो उसने उस धार्मिक कट्टरता का सहारा लिया जो उसे तत्कालीन समय में नहीं लेनी चाहिए थी। अब जब इस तरह से हुआ तो नाना प्रकार के युद्धों में उलझ गया, कभी दक्षिण में, कभी राजपुताना में, कभी क्या कह सकते हैं अफगानिस्तान में। तो इस तरह से उसका राज्य जो था अस्त व्यस्त होने लगा। जब उसके राज्य अस्त व्यस्त होने लगे तो उसके पास आर्थिक तंगी आ गई। जब आर्थिक तंगी आई तो वहाँ जितने भी चित्रकार और अन्य प्रकार के कलाकार थे उन्होंने मुगल दरबार छोड़ दिया
अब मुगल दरबार छोड़ करके वो विभिन्न इलाकों में चले गए। कुछ राजपूताना की ओर गए, बूंदी वगैरह में, कुछ जो थे वो पहाड़ों की ओर चले गए, कांगड़ा शैली वगैरह विकसित की उन्होंने, और कुछ एक लोग जो थे वो दक्षिण की ओर चले गए और कुछ पूर्व की ओर चले गए। उसी समय मतलब 1710-20 के आसपास में भारत में एक नया क्षेत्र उभरा और बहुत ही सामर्थ्यवान क्षेत्र उभरा, और उसे बंगाल महाप्रांत बोला जाता था या बंगाल बोला जाता था। तत्कालीन समय में बंगाल एक धनाढ़ प्रांत था, दुनिया भर के व्यापार हो रहे थे, कृषि बहुत उन्नत अवस्था में थी। यहाँ के जो लोग थे मतलब शासक वर्ग, उच्च वर्ग, वो अब विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहे थे। तो इन लोगों ने यानी कि मुर्शिदाबाद के जो बंगाल के जो लोगों में तत्कालीन समय में राजधानी थी मुर्शिदाबाद, तो यहाँ के बंगालियों ने क्या किया कि जो उन्होंने चित्रकला को प्रश्रय देना शुरू किया और वहाँ पे नाना प्रकार के चित्र बनने लगे, या चित्र बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, नृत्य करने वाले, गायन करने वाले लोग आने लगे, क्योंकि उन्हें विलासितापूर्ण जिंदगी जीना था। लेकिन बहुत जल्द ही इस चीज का भी अवसान हो गया। 1757 और 65 के युद्धों के बाद बंगाल के भाग्य का अंत हो गया। अब जब भाग्य का अंत हो गया तो उस समय वो लोग कहाँ जाते, तो उसी समय वो लोग कुछ लोग वहां से निकल करके और बिहार की ओर आए और पटना चले आए। इनमें से कुछ लोग पटना आए, कुछ दरभंगा चले गए, कुछ आरा और कुछ गया इलाकों में चले गए। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है कि आखिर ये लोग यहीं क्यों गए। इसके पीछे एक कारण था कि उस दौर में यानी कि 1750 के बाद से पटना एक क्या कहते हैं समृद्ध शहर के रूप में उभरा। डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी सारे प्रकार के व्यापारी यहाँ आते थे। साथ ही भारतीय जमींदार एवं भारतीय व्यापारियों का भी पटना में बहुत जमा बड़ा रहता था। उसी समय में गया, आरा, दरभंगा इत्यादि के जो राजा महाराजा थे उनका भी बहुत ही जल्दी उत्थान हुआ। अब ये सब जो थे चूंकि उत्थान हुआ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, तो इन्होंने क्या किया कि इस तरह के कलाकारों को प्रश्रय देना शुरू किया। तो जब पाटलिपुत्र या पटना नगर का उत्थान हुआ और यहाँ पे व्यापार पनपा, लोग आए तो यहाँ पे कलाकार भी आए, और वही कलाकार यानी कि 1750 के बाद जो कलाकार आए और उन्होंने यहाँ कला को क्या कहते हैं बनाया, और यहाँ के लोगों ने कला को प्रश्रय दिया। तो इसी सम्मिलित कला को यानी कि जो दिल्ली से चला, बंगाल से उठा और बिहार में चला आया, इसी कला को पटना कला या पटना कलम बोला जाता है। ध्यान रखिए कि पटना कलम को ही कालांतर में कलकत्ता के जो क्या कह सकते भद्र लोग थे उन्होंने भी अपनाया। कैसे अपनाया मैं बाद में बता दूंगा, पहले इसके इतिहास को हमने बोला। यानी कि दिल्ली दरबार से चला, मुर्शिदाबाद होते हुए पटना आया। इसी कारण आपसे कभी कभी पूछता है कि पटना कलम पर किस दरबार की स्पष्ट छाया थी, तो मुगलिया दरबार की, क्योंकि ये वहीं के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अब इसकी एक किदवंती कहानी है कि 1790 के आसपास चित्रकारों का एक दल मुर्शिदाबाद से बाहर निकल बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में चले गए, जैसे गया, बेतिया, डुमरांव, जसीडीह, दरभंगा एवं पटना। यानी कि इन पूरे क्षेत्रों में मिले हुए सारे कलाकारों को सम्मिलित रूप से पटना कला के कलाकार कहा जाता था, और 1790 के आसपास वहां से निकले, ऐसा कथा। ये जो कलाकारों का दल था ये मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी या कहिए कि वैष्णव कायस्थों का एक दल था। कायस्थ जो की जाति है बिहार में, उसी से संबंधित ये लोग थे। हालांकि एक माने क्या कह सकते हैं, एक मानक कहानी है। और उस समय के राजाओं, व्यापारी लोगों तथा अंग्रेजों के साथ इन्होंने तालमेल बैठाया, और सबसे बड़ी बात थी कि ये लोग बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने अंग्रेजी भी सीखी, इन्होंने तत्कालीन भाषा भी सीखा, तत्कालीन लेखनी भी सीखी, और साथ ही साथ ये राज दरबार एवं नए नए धनाढ़ वर्गों के लिए उपयोगी बन गए। ध्यान रखेंगे, जब उपयोगी बन गए तो लोगों ने सिर्फ इन्हें प्रश्रय दिया। ये चित्र तो ही अच्छा बनाते थे, इनके जो कुछ और लोग थे वो लेखनी भी अच्छा करते थे, भाषाओं पर इनकी पकड़ होती थी। नई नई भाषा अंग्रेजी जो चली थी, ये अंग्रेजी में भी दक्ष थे। अब ये अंग्रेजों के भी कृपा पात्र बन गए और विश्वास पात्र बन गए। तो इस तरह से इन सारे सम्मिलित प्रभाव, चीज़ों का प्रभाव जो था वो पटना कलम शैली पर पड़ा। तो ये चीज़ें जो थी ये हमने आपको जानकारी और प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछता है उस दृष्टिकोण से लिखी थी। अब देखते हैं इसके आगे के चीज़ों को। अब देखते हैं इसके विकास एवं इसके संरक्षकों के बारे में। तो देखिए, जब ये कलाकार
बिहार आए तो उस समय पटना धनी लोगों का जमावड़ा बना हुआ था। साथ ही नए नए जो राज व्यवस्था में लोग उभर रहे थे, जमींदार थे, वो भी एक अपना क्या कह सकते हैं विलासितापूर्ण जीवन का प्रदर्शन कर रहे थे। तो इन्होंने यानी कि इन कलाकारों ने बाजार उपयोगी दृष्टिकोण को अपनाया, अर्थात तत्कालीन नवधनाढ़ वर्ग को जो चाहिए था इन्होंने वही बनाना प्रारंभ किया। चूंकि बाजार के अनुसार ये बना रहे थे तो इसे बाजारोन्मुखी प्रतिभा या कला कहा जा सकता है। तो परीक्षाओं में कभी कभी आपसे पूछता है या पूछ सकता है कि बिहार की ऐसी कौन सी कला थी जो बाजारोन्मुखी थी, तो पटना कलम शैली थी। यही कारण था कि जब बाजार ने इसे त्यागा तो ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। यही आपका क्या कह सकते हैं अंगिका का अंग क्षेत्र का जो मंजूषा चित्र शैली है वो नहीं हो पाया। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग नहीं हो पाया, वाजिबी जीवित है, विकास कर रहा है, लेकिन पटना कलम कहीं ना कहीं लुप्त प्राय हो गई। इसका मुख्य कारण यही था कि एक बाजारोन्मुखी कला थी, या इसके जो प्रतिभावान लोग थे इन्होंने बाजार के दृष्टिकोण से चीज़ों को अपनाया। हालांकि ये व्यवहारिक चीज़ भी था, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को ये समाहित करते थे, जिस तरह से इसमें धन लगता था, समय लगती थी, संसाधन लगते थे, तो बिना बाजार के समर्थन के ये सब चीज़ें चल भी नहीं सकती। हालांकि सिर्फ वही एक कारण नहीं था, और भी कारण था। तो देखिए विकास, तो पटना कलम का विकास 18वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के प्रारंभ तक रहा, जिसको अंग्रेज व्यापारी, नया धनाढ़ वर्ग, राजा, जमींदार इत्यादि ने इसे बढ़ावा दिया। यानी कि एक लाइन में मैंने दोनों चीज़ों को लिख दिया कि कब से कब तक रहा और किन्होंने इसे बढ़ावा दिया। अब यहाँ जो बढ़ावा दिया वो दो रूपों में बढ़ा, एक भारतीय नवधनाढ़ वर्ग के द्वारा, दूसरा अंग्रेज व्यापारी एवं अधिकारियों के द्वारा। और दोनों के जो चित्र बनवाने की जो अभिरुचि होती थी उसमें व्यापक अंतर होता था। क्या होता है देख लेते हैं। रईस लोग जो भारतीय थे उन्होंने चित्रों में क्या बनवाया, व्यक्ति चित्र, यानी कि आदमी का चित्र, फूल एवं पक्षियों का चित्र बनवाते थे। यानी कि भारत के जो लोग थे वो अपना व्यक्ति चित्र बनवाते थे, फूल पत्ती इत्यादि बनवाते थे, ताकि वो अपने रईसी का प्रदर्शन कर सकें। मैं जब बहुत छोटा था, या आप भी अभी कभी जाइएगा तो बहुत पुराने घरों में बुजुर्गों का फोटो वगैरह बनाया हुआ रहता है, इस तरह के चित्रों को बनाया रहता है, और लोग बहुत ही गर्व से बोलते हैं कि देखिए ये हमारे किसी पूर्वज का चित्र था जो बहुत पुराने समय में बना था। कहने का तात्पर्य है कि जो भारतीय रईस थे वो अपनी रईसी दिखलाने के लिए, अपनी ठसक दिखलाने के लिए इन सब चित्रों को बनवाते थे। लेकिन अंग्रेज तत्कालीन समय में ज़्यादा चतुर थे, उन्होंने ज़्यादा व्यापक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। क्या किया कि अंग्रेज व्यापारी भारतीय संस्कृति, तीज त्योहार, वेशभूषा, परंपरा, रीति रिवाज तथा कुटीर उद्योग धंधा का चित्र बनवाते थे। सोचिए, भारतीय सिर्फ फूल पत्ती अपना बनवाते थे, लेकिन ये जो अंग्रेज थे इन सब चीज़ों को बनवाते थे। इसके पीछे उनके निहित उद्देश्य होते थे। पहला कि वो इन चित्रों को अपने देश में ले जाते थे और वहाँ फिर दिखलाते थे कि देखिए भारतीय लोग कितने जाहिल हैं, कितने पीछे हैं, कितने बैकवर्ड हैं, उन पर शासन करना हमारा नैतिक जिम्मेवारी बनता है ताकि हम उनका उत्थान कर सकें। तो दूसरा कि इन चित्रों के माध्यम से वो भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो विभिन्न पहलू थे उनको समझने का भी प्रयास कर रहे थे, और साथ ही अपने देश में ले जाकर लोगों को समझाने का भी प्रयास कर रहे थे। उनका उद्देश्य भी अलग था भारतीयों से, वो सिर्फ ठसक नहीं दिखला रहे थे, वो अपने राजनीतिक सामाजिक निहितार्थ को भी खोज रहे थे और साथ ही उसे सिद्ध कर रहे थे। मैं जब लिखेंगे तो इसको ध्यान रखेंगे। इस कलम के चित्रकार मुख्यतः बाजार की मांग के अनुसार चित्र बनाते थे। इनके चित्रों में सादगी होती थी परंतु कला उन्नत रहती थी। देखिए, ये लिखने का तात्पर्य हुआ कि इनके जो चित्रों के बैकग्राउंड होते थे बिल्कुल सादा होते थे, थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ अलग रंग लिए हुए रहे, लेकिन ये बिल्कुल सादगी लिए होते थे। यही पर ये मुगलिया दरबार से अलग होता था। मुगलिया दरबार का जो चित्र होते थे बहुत ही तड़क भड़क लिए होते थे। इसके पीछे कारण ये था कि उनको पूरा दिखलाना होता था अपना रौब रुआ। लेकिन चूंकि ये चित्रकार साधारण थे और इनके चित्र का जो क्या कह सकते हैं, चित्र बनाने की जो जरूरत महसूस हुई या जरूरत जो इन्होंने दिखलाया, वो साधारण लोगों का चित्र बनाते थे। जैसे बढ़ई का बनाया, कुम्हार का बनाया, मछली बेचने वाले का बनाया, गोल घर का बनाया। इस तरह के जो चित्र होते थे, चूंकि साधारण लोगों के चित्र होते थे, तो ये साधारण छायांकन में ही करते थे। लेकिन उन चित्रों का जो कला होता था, चित्रों का जो प्रदर्शन होता था, वो बहुत ही उन्नत होता था। एक बाज का चित्र बनाया हुआ,
उस चित्र को कभी आप गूगल पे सर्च करके देखिए कि किस तरह से जो बाज का चित्र बनाया गया है, किस उन्नतता से बनाया गया है। बैकग्राउंड सफ़ेद है, लेकिन पक्षी के सारे अंगों को जिस व्यापक दृष्टिकोण से उस कैनवास पे उतारा गया, उस कागज़ पे उतारा गया है रंगों के माध्यम से, वो बहुत ही उन्नत है। ये दर्शाता है कि उतारने वाले चित्रकार जो थे वो पक्षी के शरीर के बारे में कितना अधिक समझ और जानकारी रखते थे, और साथ ही उन्होंने अपने सारी समझ और जानकारी को किस क्या कह सकते उत्कृष्टता से उस पर डाला होगा। ये दर्शाता है कि ये कलम, ये शैली कितनी उन्नत हो गई होगी एक समय में, कि उस तरह के भी चित्र बनाए जा रहे थे। इसके अलावा ये जो चित्र बनाते थे वो बांस के कागज, हाथी दांत, अबरक इत्यादि पर बनाते थे। अब इसमें भी अलग है। हाथी दांत पर अगर आप जो चित्र बनाते थे, मुख्यतः अंग्रेजों के लिए बनाते थे। अंग्रेजों का छाया चित्र या मुख्य चित्र बनाते थे। चूंकि अंग्रेज थे, उन्हें ज़्यादा दिखलाना था। बांस के कागज वगैरह पे ये चित्र भारतीय रईसियों का मुख्य चित्र बनाया करते थे, यानी कि मुख का चेहरा बनाया करते थे। लेकिन अबरक का पर ये साधारण जनजीवन के चित्र को बनाया करते थे। अबरक चूंकि साधारण था तो साधारण पर ही बनाना था। लिखते समय इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हालांकि आगे मैं लिख दूंगा। यह कागज पर स्व हाथ के तुलिका द्वारा चित्र बनाते थे। इनके रंग पूर्णतः प्राकृतिक होते थे। ये तुलिका मतलब जो बनाने के लिए जिस तुलिका का निर्माण करते थे, खुद बनाते थे। और कैसे बनाते थे जानते हैं? ये सूअर के बाल, गिलहरी के बाल या ऐसे पशु के बाल जो ये उपयोगी समझते थे, उसको पहले ले लेते थे, उसको बांध देते थे। बांधने के बाद इसको पानी में उबालते थे, उसके बाद वो बहुत मुलायम हो जाता था, और फिर उससे चित्रांकन करते थे। इसके अलावा रंगों में ये गोंद का प्रयोग करते थे। जो प्राकृतिक रंग फूल वगैरह से प्राप्त होता था, उसे गोंद से बनाते, उसमें गोंद मिला देते। गोंद मिला देने से रंग अस्थायी हो जाता था, उसकी जो चमक होती थी बहुत ही उत्तम हो जाती थी। इसके साथ ही ये प्रकृति का भी ध्यान रखते थे। रंग बनाने का जो मुख्यतः काम होता था वो बरसात और जाड़े के दिनों में होता था, ताकि गर्मी के दिनों में जो धूल कण उड़ते हैं वो रंगों में न मिल जाए। सोचिए कितना बारीक ध्यान रखा करते थे ये लोग वो अपने काम के प्रति। अब इसके विभिन्न पहलुओं को देखते हैं जिससे परीक्षाओं में पूछा जाता है, और साथ ही आपको मेंस लिखते समय ध्यान रखना होगा, और जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी ये जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं इसके विषय वस्तु एवं विशेषता को। देखिए, जो भी कला होती है उसका कुछ न कुछ विषय वस्तु होती है। जैसे मुगलिया काल थी, उसमें चित्रकला जो था उसका अपना विषय वस्तु था। प्राचीन काल में जाएंगे तो उसके अपने विषय वस्तु थे। पटना कलम एक ऐसी श्रेणी थी या चित्रकला की ऐसी श्रेणी थी जिसने उस विषय वस्तु को अपनाया जो तत्कालीन समय में व्यवहारिक था, यानी कि जिसकी जरूरत थी। उन्होंने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रखा कि हम उसका बनाएंगे, उसका नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनके साथ कोई धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं थी। और साथ ही जिस क्षेत्र में रह रहे थे वहाँ पे सभी प्रकार के सांस्कृतिक लोगों का मिलन हो रहा था, यानी कि अंग्रेज भी थे, डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे, संक्षेप में कहे तो यूरोपियन भी थे, भारतीय भी थे। भारतीयों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और साथ ही वो लोकल लोग भी थे जो इन सबसे कुछ अलग विचारधारा रखते थे। तो इस तरह से तरह तरह के लोगों के मिश्रण को इन्होंने देखा, और उसी के अनुरूप इन्होंने कला के विषय वस्तु को भी अपनाया। ये एक इसका संक्षेप है। बाकी क्या है देख लेते हैं। देखिए, विषय वस्तु के आधार पर इसे 6 भागों में बांटा जा सकता है। हालांकि ये चूंकि लिखना है तो हमने बता दिया, लेकिन मैंने जो बोला उस ध्यान रखेंगे कि इनकी विषय वस्तु को कोई सुस्पष्ट नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं था, न राजबंधन था न धार्मिक बंधन थी। इनका सिर्फ और सिर्फ था बाजारोन्मुखी, यानी कि बाजार के अनुरूप के चित्रों को बना रहे थे या अपने कार्यकलाप को अंजाम दे रहे थे। ये 6 तरह से चित्रों को बना रहे थे। पहला, दैनिक जीवन यानी कि उद्योग धंधा पर आधारित चित्र, जैसे धोबी, कसाई, कुली, कहार, नौकरानी, पिलवान, मेहतर, दरवान, डाकिया इत्यादि का भी चित्र बनाते थे। यानी कि जो हमारे उस तत्कालीन समय में जो दैनिक जीवन में लोग थे या दैनिक क्रियाकलापों में जो लोग थे या दैनिक उद्योग धंधों में जो लोग थे, उनके चित्र भी ये बनाते थे। एक बहुत बड़ी बात थी, क्रांतिकारी बात थी। कैसे थी ये इसकी विशेषता में बताऊंगा।
उसके बाद ये मुखाकृति चित्र बनाते थे, यानी कि राजाओं का, अधिकारियों का, बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों का मुख चित्र भी बनाते थे। वो कैसे, चूंकि उस समय फोटो तो खिंचाता नहीं था, तो मुख चित्र बनाते थे लोग, बड़ा शौक से बनवाते थे। आज भी देखिएगा उसका नया वर्जन आया है, लोग सेल्फी बहुत अच्छे से लेते हैं। वस्तु चित्रण, दृश्य चित्र एवं स्थापत्य कला के भी चित्र बनाते थे। वस्तु चित्रण मतलब कोई अलग प्रकार का वस्तु है उसका बनाते थे, कोई दृश्य चित्र जैसे गंगा नदी का किनारा, पहाड़ के नीचे गंगा, ऐसा बनाते थे। और साथ ही जो उस समय स्थापत्य कला के कुछ चीजें थी, जैसे राजा का महल, जमींदार का महल, गोलघर वगैरह का भी चित्र ये बनाया करते थे। ये विषय वस्तु था इनका। इसके अलावा पशु पक्षी के चित्र बनाते थे। अलंकारिक सुलेख मतलब बहुत ही अच्छा से जो लिखावट होती है उसका भी ये लिखते थे, और लोगों को नाम वगैरह लिख करके या उनकी पदवी वगैरह लिख करके दिया करते थे। इसके अलावा मांगलिक पर्व तथा पालकी, ढोली, दिवाली, होली एवं अन्य का मतलब दाह संस्कार, बच्चे का जन्म लेना, बच्चे का छठी वगैरह होता था, उस तरह के भी चित्र बनाया करते थे। लेकिन इनके किसी भी चित्र में तत्कालीन समय के संभ्रांत महिलाओं का चित्रण नहीं मिलता। इन्होंने डोली तो बनाया, पालकी डोली तो बनाया, लेकिन उससे झांकते हुए सिर्फ थोड़ा सा महिला का चित्रण किया। संभ्रांत महिलाएं कैसी वेशभूषा में रहती थी, कैसे पहनती थी, उसका चित्रांकन इन्होंने नहीं किया। लेकिन इन्होंने साधारण महिलाओं का चित्रांकन किया है, ये ध्यान रखिएगा। साधारण महिलाओं का इसलिए किया क्योंकि वो क्या कहते हैं, दैनिक जीवन में उद्योग धंधा पर आधारित जो चित्र बनाते थे, जैसे नृत्य करने वाले का, मछली बेचने वाले की, सब्जी बेचने वाले की, तो उसमें महिलाएं होती थी, तो उसका चित्र बनाए हैं, संभ्रांत महिलाओं का नहीं बनाए। तो ये था इनका विषय वस्तु। इसके अलावा अब है इसकी विशेषता, यानी कि इस पटना कलम शैली की विशेषता क्या थी। ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन मैंने कुछ विशेषताएं लिखी हैं जो हो सकता है। देखिए, इसके चित्र बाजार एवं मूल्य आधारित थे, यानी कि इनके जो चित्रांकन का पूरा सिस्टम था वो बाजार आधारित था, यानी कि अपनी कला को बाजार के अनुरूप ढाल करके ये बनाते थे और उसको बेचते थे। कारण क्या रहा होगा? इसका सुस्पष्ट कारण था कि इन्हें कोई राजकीय व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं था। कोई राजा ऐसा नहीं था कि एक काम करो तुम लोग चित्र बनाते रहो, हम तुम्हारा खर्चे चलाएंगे, ऐसा नहीं था। दूसरा, इनकी विषय वस्तु मुख्य रूप से आवश्यकता पर थी। देखिए पूरे विषय वस्तु को देखिए, जो आवश्यकता थी उसी पर ये चित्र बनाया करते थे। कुछ एक चित्र अपनी इच्छा शौक से बनाते थे, वो अलग बात है, लेकिन इनके विषय वस्तु जो थी आवश्यकता पर थी। कोई सैनिक आया अपना मुख्य चित्र बनवाया, कोई राजा आया अपने महल का बनवाया, कोई अंग्रेज आया उसने भारत के तीज त्योहारों से संबंधित चित्र बनाने को कहा, इन्होंने बना के दे दिया। इन्होंने मध्यकालीन रूढ़ियों को तोड़ नया मूल्य स्थापित किया। बोलिए ये क्या है? एक चीज है जो मैंने आपको शुरू में बोला था। तत्कालीन मध्यकालीन दौर में जो चित्र बनते थे वो राजे महाराजे इत्यादि को चित्र बनते थे और उन्हें खुश रखने के लिए चित्र बनाए जाते थे। इन्होंने उस प्रथा को तोड़ा और ये सादगी भरे उत्तम चित्र जो थे ये उन लोगों के चित्र बनाए जो तत्कालीन समय में सबसे निचले वर्ग पर थे। इस प्रकार से उन्होंने मध्यकालीन रूढ़िवादी को तोड़ दिया, यानी कि तड़क भड़क को हटाया और चित्र में अब आम जन भी आने लगा। ये बहुत बड़ी विशेषता थी, ये पटना कलम की विशेषता थी और यहीं से पूरे भारत में भी इसको माना जा सकता है कि ये अग्रसरित हुई। खास करके कलकत्ता वगैरह में जो बाद में चित्रकार उभरे उन्होंने तो पूरी तरह से माना जाता है कि वो प्रभावित थे पटना कलम से। भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा दी जो आगे प्रेरणा स्रोत बना, यानी कि इन्होंने जो सर्वसाधारण वर्ग को अपने चित्रांकन में जगह दिया, ये आगे के कलाकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। और यही चीज जो थी आगे चल के, चूंकि स्वतंत्र चित्रकारिता पनपा, तो यही स्वतंत्र चित्रकारिता कालांतर में भारत माता और भारत के अन्य क्या कह सकते हैं रूपों को प्रदर्शित किया, जिसने स्पष्ट रूप से भारत में स्वतंत्र विचारधारा, राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लोगों को अभिप्रेरित किया। याद रखिएगा। राज संरक्षण से अलग इन्होंने स्वतंत्र चित्रकला को प्रोत्साहन दिया, यानी कि राजकला से अलग इन्होंने प्रोत्साहन दिया और साथ ही इस स्वतंत्र चित्रकला ने स्वदेशी की भावना एवं राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। यानी कि चूंकि अब तो स्वतंत्र हो गई, अब तो राजा के अनुसार बनेगी नहीं, जैसा जो चाहेगा बनवा सकता है, तो ये भावना कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता की ओर अग्रसरित हुई। और कालांतर अब इसको मैं एक
अलग से बात बता देता हूँ कि कालांतर में जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा और राष्ट्रीय आंदोलन नए रूप में बिहार में आया, तो इसी कलाकारों के वर्ग के लोग जो थे वो सबसे पहले, चूंकि अंग्रेज के संपर्क में ही आए थे, तो इसी वर्ग के लोग जो थे उन्होंने भारत में स्वतंत्रता का ध्वजा उठाया था। ध्यान रखिएगा। तो ये था इसका विषय वस्तु एवं विशेषता। अब हम देखते हैं इनके कुछ चित्रकारों को, नामी चित्रकारों को, जिनसे कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही इसके अवसान के मुख्य कारणों को। अब देखते हैं इसके कुछ प्रमुख चित्रकारों को एवं इस कला के विघटन के कारकों को। तो देखिए, सबसे पहला जो इनके चित्रकार थे उनका नाम था सेवकराम। 1770 से 1830 तक यह मुख्यतः बनारस के राज दरबार में रहते थे और मुख्य चित्र, जिसे सभी बोला जाता था, बनाने में दक्ष थे। हालांकि ये और भी चित्र बनाते थे लेकिन इसमें वो दक्ष थे। कालांतर में इन्होंने बनारस के राजा के दरबार को छोड़ करके पटना में यहाँ करके बस गए और यहीं ये लोग रहने लगे। पटना के कुछ एक इलाकों में लोग ज़्यादा रहते थे। दूसरा है हुलास लाल, 1785 से 1875 तक। यह जो थे ये पशु पक्षी बनाने में माहिर, के चित्र बनाने में माहिर थे, यानी कि ये पटना कलम के मंसूर थे। यानी कि मुगलिया दरबार का जो मंसूर था वह पटना कलम के मंसूर थे। और साथ ही इन्होंने मुगल एवं कंपनी शैली को एक साथ किया, यानी कि मुगल काल की जो चित्रों की जो दक्षता होती थी वो, और कंपनी का या अंग्रेजी प्रभाव का जो छायांकन होता था, यानी कि चित्र की जो छाया बनती थी, इसको एक साथ जोड़ा और इन्होंने एक, चूंकि साथ में जोड़ा तो नई चीज थी और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित किया लोगों को। तीसरे थे जयराम दास, 1795 से 1880। यह स्याह कलम के दक्ष चित्रकार थे, यानी कि पेंसिल टाइप का, जो आधुनिक पेंसिल टाइप का होता, उससे ये चित्रों को बहुत अच्छा बनाते थे काले कलम से। और साथ ही इनके बनाए हुए चित्र जो होते थे वो तजिया में जाया करता था। तजिया जो जुलूस होता है उसमें इन्हीं का बनाया हुआ चित्र जाता था। सोचिए कितने दक्ष लोग थे। अब है फकीरचंद लाल। फकीरचंद लाल का कार्यकाल भी जो था वो 1790 से 1885 तक थे। और ये जो थे ये चित्रकार के साथ साथ एक दक्ष शिक्षक भी थे। तत्कालीन समय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, खास करके उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इनसे चित्रकारी या और चित्रकारी के विभिन्न पहलुओं को सीखने आते थे। और इसके साथ ही इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में इनका बनाया हुआ चित्र संग्रहित है, यानी कि दक्ष चित्रकार थे जो चित्र भी बनाते थे और सिखलाते भी थे। तो ये इसके कुछ प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने अपने अमिट छाप पटना कलम पर छोड़ी। इसके अलावा कुछ और भी चित्रकार थे जिनमें शिवलाल साहिब, बहादुर लाल, शिवदयाल लाल एवं ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ईश्वरी प्रसाद वर्मा इसके अंतिम थे, मैंने यहाँ लिख दिया है। इनका जो था 1870 से 1950 तक, और इनकी मृत्यु के बाद पटना कलम खत्म, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया अंतिम थे। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो थे वो पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे और इन्हीं की मृत्यु के पश्चात पटना कलम शैली नष्ट हो गई, खत्म हो गई। नष्ट नहीं हुई, खत्म हो गई। अब खत्म क्यों हुई उसको भी एक नज़र देख लेते हैं, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछता है उसको ध्यान रखिएगा। दक्षो बीबी एवं सोना बीबी नामक जो चित्रकार थे, कुछ मुख्य चित्रकार थी, वो महिला चित्रकार थी, हालांकि और भी थी, लेकिन इन दोनों का नाम बहुधा आता है, दक्षो बीबी और सोना बीबी। यानी कि दक्षो बीबी और सोना बीबी जो थी पटना कलम की विशिष्ट महिला चित्रकार थी। तो ये थे इनके प्रमुख चित्रकार, जो आप परीक्षा में जब लिखने बैठते हैं तो इनके बारे में थोड़ा लिख देंगे तो नंबर ज़्यादा आ जाएगी। अब है कि नष्ट क्यों हुआ, परीक्षा पूछ सकता है कि पटना कलम शैली जो थी वो खत्म क्यों हो गई, लुप्त क्यों हो गई। तो देखिए, बदलाव धरती का प्रथम और अंतिम रूल है, कानून है, इसको याद रखेंगे। बदलाव के अनुरूप पटना कलम ने अपने आप को बदल नहीं पाया तो नष्ट हो गई, नष्ट होना ही पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि पटना कलम शैली जो थी वो कुछ एक परिवारों तक सीमित हुई बाजारोन्मुखी शैली थी। ये लोक कला नहीं थी, यानी कि इसमें सभी लोग शामिल नहीं थे। जैसे मधुबनी पेंटिंग में थे, मंजूषा शैली में थे। मंजूषा शैली मधुबनी पेंटिंग में क्या, मधुबनी पेंटिंग में कोई मधुबनी का खास समूह नहीं है, खास घराना नहीं है, खास लोग नहीं है। पूरे इलाके में उसको लोग प्रसरे देते हैं और अपने अपने घरों में उपयोग करते हैं, यानी कि वहाँ के लोग कला में विधा शामिल है।
पटना कलम ये चीज़ नहीं थी तो लोक कला। लोक कला कहने का मतलब इसने इसकी विषय वस्तु लोक आधारित थी, लेकिन इसका जो बनाने के जो वाले लोग थे वो सिर्फ कुछ एक घरानों तक ही सीमित थे, ये सर्वव्यापक नहीं बन पाई। दूसरा जो अन्य बहुत से कारक थे, पहला था संरक्षक का अभाव, यानी कि जो इसके संरक्षक थे व्यापारी, नए नए धनाढ़ वर्ग और साथ ही अंग्रेज अधिकारी, ये सब अब पटना छोड़ने लगे तो इनको प्रसरे भी बंद हो गया, यानी कि पटना का जो राजनीतिक सांस्कृतिक उत्थान था वो फिर थोड़ा सा प्रभावित हुआ, तो इनकी कला भी प्रभावित हो गई। दूसरा नए युग का आगमन। नए युग का आगमन हुआ, चूंकि नई चीज़ें आई, नई विधा आ रही थी, तो नई विधा के अनुरूप ये लोग ढाल नहीं पाए, तो पुराने मुख चित्र पशु पक्षी ये वो बना रहे थे, तो फिर चीज़ें बदलती गई, नई चीज़ें आती गई, उसके अनुरूप ढाल नहीं पाए तो खत्म हो गई। और चूंकि देखिए जब चीज़ें अवसान की ओर जाते हैं ना तो नए नए शोध नहीं हो पाते हैं, जब नए शोध नहीं होंगे तो आप नई चीज़ों के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे, जब नहीं ढाल पाएंगे तो आपको फिर मैदान छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ जो आधुनिक तकनीक था ना उसका आगमन इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पहला था कैमरे का आविष्कार और दूसरा फोटोकॉपी मशीन का आविष्कार। कैमरा आया, कहानी खत्म, मुख चित्र कोई क्यों बनवाएगा, वो फोटो ले लेगा। अब जब फोटोकॉपी मशीन आ गई तो इनके चित्रों का सीधा सीधा छायांकन होने लगा। जब छायांकन होने लगा तो कोई इतना महंगा ग्राफिक क्यों बनवाने जाएगा, वो सीधा फोटोकॉपी नहीं करवा लेगा, ज़्यादा अच्छा। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा बदलाव न कर पाना, यानी कि इन्होंने अपने जो क्षेत्र थे, अपने जो शैली थी उसमें बदलाव नहीं कर पाए। ये सब कुछ प्रमुख कारण थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख मैंने पहले भी बोला कि चूंकि ये लोक आधारित कला थी, लोक में फैली हुई कला नहीं थी, इसके कारण इसे बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा। अब यहाँ पे एक सवाल आपसे हमेशा पूछ सकता है, मन में उत्पन्न होनी चाहिए, जिसका जिक्र मैंने बीच में भी किया कि बिहार के अन्य कला जैसे मिथिला अंग में जो चित्रांकन ललित कला से संबंधित जो कला थी उसमें और इसमें क्या अंतर थे और वो नष्ट नहीं हुए, बच गए, इसके क्या कारण थे। तो इसके कारण मैंने पहले भी बोला कि वो बिना राजकीय संरक्षण के, बिना किसी बाजारोन्मुखी संरक्षण के भी प्रवाहमान क्या कह सकते हैं कला थी, लेकिन इससे चूंकि बाजार के पर आधारित था, बाजार खत्म हुआ, कला खत्म हो गई। वहाँ ऐसे नहीं था, वो लोक कला, राजा जमींदार गरीब अमीर सब उस कला में अपनी अभिरुचि दिखाते हैं। लेकिन इसमें था कि मतलब पटना कलम में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों पर ही आधारित था, कुछ समूहों पर ही आधारित था। तो जैसे ही वो समूह प्रभावित हुआ ये कला भी प्रभावित हो गई। तो ये था हमारा पटना कलम पे ये वीडियो। आशा है आपको अच्छी लगेगी। अपने सुझाव और अपने विचार आपसे अपेक्षित है, ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में करें। और साथ ही में इसके लिए हमने जो चीज़ें उठाई थी वो बता दूं कि बिहार सरकार की किताब से उठाई थी, और इसके अलावा राज्यसभा टीवी पर पटना कलम पर एक विशेष चलचित्र भी बनाया गया है, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने सारी चीज़ें वहीं से उठाई हैं। आप जब भी लिखने बैठें अपने समझ से, अपनी भाषा में और अपनी शैली में लिखें, ताकि आपको परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ भी विकसित हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।